हेलो बच्चों, मैं आबिद हसन खान, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय एसडीएस महाविद्यालय जामनगर भरत, जिला दुर्ग। आज अपन इस वीडियो के माध्यम से बीकॉम फर्स्ट ईयर का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का किराया क्रय पद्धति के अंदर कुछ बात करेंगे। उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि गणना पर कैसे करते हैं और पंजी प्रविष्टियां कैसे की जाती हैं। ठीक है, तो किराया क्रय पद्धति क्या होती है? जब एक वस्तु का क्रय विक्रय क्रेता और विक्रेता के बीच इस अनुबंध के आधार पर होता है कि अनुबंध के जैसे अनुबंध होगा, विक्रेता वस्तु का हस्तांतरण क्रेता को कर देगा, स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं, सिर्फ वस्तु का हस्तांतरण क्रेता को करेगा, उसको उपयोग करने का अधिकार भी देगा और जब तक का पैसा पूरा उसको वापस ना मिल जाए किस्त के रूप में संपत्ति मालिकाना हक विक्रेता का ही रहेगा, क्रेता को उपयोग करने का अधिकार मिलेगा और किस्त के रूप में क्रेता समय समय पर जो अनुबंध होगा, चाहे वो मासिक हो, चाहे त्रैमासिक हो, चाहे वो छमाही हो, चाहे वो वार्षिक हो, भुगतान करता रहेगा और जिस दिन पूरे पैसे का भुगतान क्रेता विक्रेता को कर देगा उस दिन स्वामित्व किसका हो जाएगा? क्रेता को हो जाएगा वस्तु पर। समान रूप से इसका आशय ये होता है कि एक ऐसा अनुबंध जिसके आधार पर क्रेता विक्रेता से सामान क्रय करता है, संपत्ति क्रय करता है किस्त के रूप में, कि समय समय पर उसके की संपत्ति का पैसा ब्याज के साथ या जैसा भी आपस में अनुबंध हो उसको भुगतान कर दिया जाएगा। तो जब तक ये भुगतान नहीं होता है, चाहे वो 2 साल में करे या 4 साल में करे, जो अनुबंध के आधार पर निर्धारित होता है, तब तक संपत्ति का मालिक विक्रेता ही रहेगा, लेकिन संपत्ति ट्रांसफर हो जाएगी क्रेता के पास में और उसको उपयोग करने का अधिकार भी उसको मिल जाएगा। ऐसे अनुबंध को हम क्या बोलते हैं? किराया क्रय अनुबंध बोलते हैं। और इस पद्धति में जो अपन लेखे करेंगे उस लेखे को अपन क्या बोलते हैं? किराया क्रय पद्धति बोलते हैं। इसकी विशेषताएं क्या होंगी? माल की उधार बिक्री, सीधी सी बात है, सामान जो बेचा जा रहा है उसका उधार बिक्री कहलाएगी। क्यों उधार कहलाएगी? ये उधार बिक्री से ये अलग है, लेकिन बिक्री उधार कहलाएगी। उधार बिक्री से अलग क्यों होता है? बेसिकली किराया क्रय में माल का स्वामित्व तब तक क्रेता नहीं बनेगा जब तक कि वो पूरा पैसा भुगतान ना कर दे। उधार बिक्री में ऐसा नहीं है। जब उधार क्रय करता है वो सामान तो उस समय तुरंत मालिक बन जाता है। किराया क्रयता में अगर स्वामित्व पैसे का भुगतान वो नहीं करेगा तो विक्रेता को अधिकार होता है कि अपने स्वामी को अपने माल को वापस ले ले, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। उधार बिक्री में उसको पैसा पेमेंट करना ही पड़ेगा। अगर वो पैसा भुगतान नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट में वो बात प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन स्वामित्व को वस्तु ट्रांसफर द्वारा नहीं होगा। तो इसकी विशेषताओं में आएंगे माल की उधार बिक्री, किस्तों में भुगतान करना, माल का प्रयोग का अधिकार क्रेता को हो जाना, अंतिम किस्त तक का माल का स्वामित्व कौन रहेगा? विक्रेता ही रहेगा। जब अंतिम किस्त भुगतान हो जाएगी कौन बन जाएगा? क्रेता बन जाएगा। अंतिम किस्त के पश्चात स्वामित्व का परिवर्तन होता है, लेकिन माल की जिम्मेदारी अगर माल को उपयोग करने में कुछ छूट हो रही है, कुछ परेशानी हो रही है, तो जब तक अंतिम किस्त का भुगतान नहीं देगा तो विक्रेता की जिम्मेदारी रहेगी। उधार बिक्री सब हो गया हमारा, बता दिया आपको। ह्रास की गणना इस विधि के अंतर्गत ह्रास की कई विधियां होती है। क्रमागत शेष पद्धति, स्थायी शेष पद्धति, वार्षिक विधि, ह्रास को उपयोग पद्धति, अंकों का वर्षों का, बहुत सारी विधियां हैं। लेकिन इस विधि में क्रमागत शेष पद्धति को संपत्तियों का ह्रास कराने की सबसे उपयुक्त विधि माना जाता है। अगर सवाल में कुछ स्पष्ट उल्लेख नहीं होगा तब आप ह्रास लगाने की कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? क्रमागत शेष पद्धति का। ये इसका फ्लो चार्ट है। अच्छा, खाते कौन कौन से होते हैं? किराया क्रेता की पुस्तकों में अलग खाते बनेंगे, विक्रेता की पुस्तकों में अलग खाते बनेंगे। किराया क्रेता समान रूप से 4 खाते बनाता है: संपत्ति खाता, किराया विक्रेता का खाता, और क्या बोलते हैं ह्रास खाता और ब्याज खाता। ठीक है ना? संपत्ति खाता, किराया विक्रेता खाता, ब्याज खाता और ह्रास खाता। क्यों बनता है सुन लीजिए। संपत्ति खाता, अपन संपत्ति खरीद के लेके आए हैं, संपत्ति को उपयोग कर रहे हैं, उस पर ह्रास लगा रहे हैं, तो हर प्रतिवर्ष संपत्ति का मूल्य कम होता जा रहा है, अंतिम शेष कितना बच रहा है इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए अपन क्या बनाते हैं? संपत्ति खाता। विक्रेता खाता, हमने विक्रेता से सामान खरीदा है, हमको सामान का पैसा भी देना है, संपत्ति का पैसा भी देना है, ब्याज भी देना है। ठीक है ना? तो हम विक्रेता को हमको कितना देना था, हम कितना दे दिए हैं, 1 साल के बाद कितना देना बचा रह गया, 2 साल के बाद कितना देना बचा रह गया। इस प्रकार हर वर्ष हमको विक्रेता का कितना पैसा देना बचा रह गया है, इसकी गणना के लिए अपन क्या बनाते हैं? विक्रेता खाता। ब्याज खाता, ब्याज गणना करने के लिए हर साल आपको कितना ब्याज देना पड़ रहा है संपत्ति की उधारी राशि पर, और उस ब्याज को फिर अपन ट्रांसफर कहाँ करते हैं? लाभ खाते में। आप ध्यान दीजिए,
दुनिया का कोई भी व्यापारी जब खर्चे करता है, समान रूप से खर्चे हो या उसकी हानि हो, वर्ष के अंत में वो सीधा कहाँ ट्रांसफर करता है? लाभ हानि खाते में। अगर इनकम भी उसी है तो इनकम को भी ट्रांसफर कहाँ करता है? वो लाभ हानि खाते में। ठीक है। और ये हरास खाता है हमारा, हरास खाता में वही चेक करने के लिए कि हमारा कितना कितना हरास लगा है और हर साल के हरास कितना कितना अलग है, और उस हरास की राशि को अपन फिर कहाँ ट्रांसफर करेंगे? लाभ हानि खाते में। उसी प्रकार से यहाँ पर विक्रेता भी दो खाते बनाता है, ठीक है ना। विक्रेता भी दो खाते कौन बनाता है? मुख्य रूप से बनाता है ब्याज खाता बनाता है, किराया क्रेता के नाम से बनाता है। विक्रेता किराया क्रेता के नाम से खाता क्यों बनाएगा? वो ये जानना चाहेगा कि मेरे क्रेता से कितना पैसा लेना था, मैं कितना ले चुका हूँ और कितना लेना बाकी है। और ब्याज के लिए जो ब्याज कितना कितना मिल रहा है, जो भी ब्याज मिल रहा है वो मेरे लिए क्या है? फायदा है, मेरे लिए फायदा है, और उसको कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा? लाभ हानि खाते के क्रेडिट में ट्रांसफर कर दूंगा। यह विश्लेषण सारणी, इसको बोलते हैं विश्लेषण सारणी। ये आपको हर सवाल में बनाना पड़ेगा। एक्चुअली विश्लेषण सारणी बनाना बहुत ही जरूरी है। ये इस चैप्टर का सबसे मुख्य पार्ट है। इसको गणना करने का आधार यही है कि अगर आपने इसी गणना सही कर लिया है तो हर किस्त में कितना पैसा ब्याज के लिए है, कितना पैसा संपत्ति के लिए है, आप बाइफरकेट करके अलग अलग कर देंगे तो कैलकुलेशन में आपको किसी प्रकार की कोई भी गलती नहीं होगी। यहाँ पर अपन अंदर लिखते हैं संपत्ति का मूल्य, रोकड़ मूल्य, ठीक है ना। तो ये रोकड़ मूल्य लिख देंगे हमारे यहाँ पर। नगद हमारा कितना दिया? ये नगद भुगतान किया, घटा देंगे। अब उधारी कितना है हमारा? ये हमारा उधारी निकल गया, ये आएगा हमारा उधारी। अपन अब चेक करेंगे कितनी किस्त दे रहा है, अपन चेक करेंगे कितनी किस्त दे रहा है, उन सबको जोड़ लेंगे, पता लगा मान लीजिए उधारी हमारा कितना बचा? 60,000, और हमारा 4 किस्त मान लीजिए, 4 किस्त मिलाए हमारा कितना हो रहा है? 84,000। तो यहाँ पर हमारा पहले क्लियर हो रहा है, देना चाहिए था कितना हमारा? 60,000, हम दे कितना रहे हैं? 84,000, एक्स्ट्रा कितना दे रहे हैं? 24,000। ये हमारा कुल ब्याज हुआ जो चारों किस्तों में क्या होगा? शामिल होगा। तो इसी ब्याज को हमको अलग अलग निकालना पड़ेगा कि हर अलग अलग किस्त में कितना कितना ब्याज दे रहे हैं। तो ब्याज की राशि को अपन यहाँ दिखाएंगे तो ऑटोमेटिक किस्त में से जब ब्याज की राशि को माइनस करेंगे किसकी राशि निकल जाएगी? संपत्ति की। फिर से बता रहा हूँ, सबसे पहले मान लिखते हैं, इसको अपन अलग से गणना भी कर सकते हैं, मैं यहीं पर दिखा दिया हूँ। संपत्ति का रोकड़ मूल्य, रोकड़ मूल्य उस मूल्य को बोलते हैं किसी संपत्ति का जिसमें सिर्फ संपत्ति की राशि शामिल होती है, ब्याज की राशि शामिल नहीं होती है। कैश प्राइस ऑफ एसेट्स वही होता है जिसमें सिर्फ संपत्ति का मूल्य शामिल है, ब्याज की राशि शामिल नहीं है। और याद रखिएगा कभी भी जब किराया क्रेता विक्रेता से अनुबंध करता है, संपत्ति लाता है और तुरंत नकद भुगतान करता है ना, इसको अपन डाउन मनी बोलते हैं, तो उस राशि में कभी भी ब्याज शामिल नहीं होगा, वो सिर्फ शुद्ध राशि रहेगी, वो सिर्फ संपत्ति की राशि रहेगी। ये माइनस कर दिया रोकड़ मूल्य में से संपत्ति की राशि, नकद मूल्य को तो जमा किया, हमारा उधारी निकल गया। अपन अब चेक करें कि वो किस्त के रूप में कितना भुगतान कर रहा है, जो कर रहा है अगर वो उधारी से ज्यादा है तो एक्स्ट्रा पैसा किसके लिए है? ब्याज के लिए, अर्थात ब्याज इसमें शामिल है। अपन क्या करना है, हर अलग अलग किस्त में ब्याज दर दे रहेगा, उस दर के हिसाब से निकालेंगे कितना पैसा ब्याज का है, यहाँ लिखेंगे और किस्त की राशि में से माइनस करके संपत्ति की राशि यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ये सामान्य इसका प्रोसीजर हुआ। पंजी कैसे होती है? पंजी अपन कैसे करेंगे? मुख्य रूप से मैं बता रहा हूँ आपको किराया क्रेता की पुस्तकों में अलग अलग दो तरीके से दी गई है कि अपन एक ही तरीके को फॉलो करेंगे। सबसे पहले पंजी होगी जिस तारीख पर अनुबंध होगा, है ना। संपत्ति खाता विकलन किराया विक्रेता से, ये संपत्ति क्रय करने वाला एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। संपत्ति खाता विकलन किससे? किराया विक्रेता से। जैसा मिलेगा संपत्ति उधार क्रय करने पर, ठीक है, तुरंत नगद पैसा देंगे, सेकंड एंट्री जाएगी, कौन पैसा पाएगा? किराया विक्रेता। किराया विक्रेता विकलन किससे? रोकड़ या बैंक लेखा से, जैसी कंडीशन हो, ठीक है ना। वैसा हो जाएगा डाउन मनी पेमेंट करने पर किसको? किराया विक्रेता को। इसके पश्चात अगली एंट्री के लिए टाइम लगेगा जब ब्याज की राशि देय होगी वर्ष के अंत में। वर्ष के अंत में क्या एंट्री मानी जाएगी? ब्याज खाता विकलन किससे? किराया विक्रेता से। ड्यू हो गया इंटरेस्ट, हमारा इंटरेस्ट ड्यू हो गया, ब्याज की राशि देय होने पर हो गया, ठीक है ना। ब्याज खाता विकलन किससे? हमारा किराया विक्रेता से। और फिर एंट्री एक बार किराया विक्रेता विकलन किससे? रोकड़ या बैंक खाते से। देखिए जब राशि दे करेंगे तो सिर्फ ब्याज की राशि दे करेंगे, इसकी राशि दे करेंगे ब्याज की। लेकिन जब पेमेंट करेंगे पेमेंट पूरा किसकी करेंगे? पूरा किस्त का करेंगे। पेमेंट किससे करेंगे? पूरा किस्त, जिसमें संपत्ति की राशि भी शामिल रहेगी और ब्याज की राशि भी शामिल रहेगी, ठीक है। ये होगी हमारी चौथी एंट्री हुई। जब पेमेंट करेंगे जाएंगे किराया विक्रेता विकलन किससे? रोकड़ या बैंक खाते से। पांचवी एंट्री होगी अगर आपने अगर आपने हरास लगाया संपत्ति पर तो क्या हो जाएगी एंट्री हमारी? हरास लगाने की, हरास लगाने वाली एंट्री हो जाएगी। हरास खाता विकलन किससे? संपत्ति से।
ह्रास लगाने पर। और छठवीं हमारी होगी, लास्ट एंट्री हमारी होगी उस ब्याज, जो कि ब्याज भी हमारे लिए खर्चा है, ह्रास हमारे लिए हानि है, चाहे खर्चा हो चाहे हानि हो, दोनों ही लाभ हानि खाता में जाएगा, डेबिट तरफ जाएगा। तो लाभ हानि खाता विकलन किससे? ब्याज से और ह्रास से। बीइंग अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड आल्सो इंटरेस्ट ट्रांसफर इनटू द पीएल अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है ना। ये हमारा हो जाएगा छठवीं एंट्री। तो ये 6 एंट्री समान रूप से होती है पहले साल। ये 6 एंट्री मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं। पहली एंट्री होगी संपत्ति खाता विकलन विक्रेता से, किराया विक्रेता से। सेकंड एंट्री होगी किराया विक्रेता विकलन किससे? रुपये या बैंक लेखा से न्यूनतम राशि से भुगतान करने पर। तीसरी पंजी वर्ष के अंत में होगी ब्याज खाता विकलन किससे? किराया विक्रेता से। चौथी पंजी होगी किस्त भुगतान करने पर किराया विक्रेता किससे? रुपये या बैंक लेखा से। पांचवी एंट्री हमारी होगी किसकी? ह्रास लगाने से, ठीक है ना, ह्रास खाता विकलन किससे? संपत्ति से। छठवीं एंट्री होगी हमारी किसके लिए होगी? ह्रास की राशि और ब्याज की राशि को लाभ हानि खाते में ट्रांसफर करने पर लाभ हानि खाता विकलन ब्याज से और ह्रास से, ठीक। अगले साल जब आप एंट्री चालू करेंगे तो पहली दो पंजी नहीं होगी, क्योंकि संपत्ति अपन एक ही बार खरीदते हैं, फर्स्ट टाइम खरीदते हैं, और अपन डाउन मनी भी एक ही बार जमा करते हैं, ठीक है ना। तो सीधा चालू क्या करेंगे अपन लोग? ब्याज की राशि दे होने पर ब्याज खाता विकलन किससे? किराया विक्रेता से। किस तरह से भुगतान करेंगे? किराया विक्रेता विकलन किससे? रुपये बैंक लेखा से। ह्रास लगाएंगे, ह्रास खाता विकलन किससे? मशीन से। और लाभ हानि खाता विकलन ब्याज से और ह्रास से। ये सिस्टम लगातार हमारा आगे साल तक चलता रहेगा। इसमें दो बातें आती है। पहला कि ह्रास कैसे गणना करोगे? ह्रास की विधि अगर बोला गया कोई विधि तो ठीक, नहीं बोला गया तो लेंगे क्रमागत पद्धति लेंगे। दूसरी चीज, ह्रास की गणना हमेशा और हमेशा शुरुआत पहले साल रोकड़ मूल्य पर की जाएगी। कभी भी ब्याज पे ह्रास की गणना नहीं करेंगे आप, हमेशा करेंगे किस पे करेंगे? रोकड़ मूल्य पे करेंगे। और अगर घटती किस पद्धति बोला गया है तो पहले बार सेकंड ईयर में निकालेंगे तो पहले साल संपत्ति का कैश प्राइस माइनस ह्रास जो बचेगा मूल्य अपेक्षित मूल्य उस पे गणना करेंगे, ठीक है। अब अपन आते हैं टॉपिक में, कैसे पता लगेगा कि ब्याज की राशि किस्त में शामिल है कि नहीं। जैसे बताया आपको, अपन किस्त कितना देना है? 84,000, उधारी कितना बचा? 60,000 शामिल है। अगर मान लीजिए 60,000 ही आता, मान लीजिए 60,000 ही आता, तब क्या करते हैं आप? तब आपको आप देखिए पहले कितना परसेंट ब्याज बोला है। मान लीजिए 10% बोला है। कितना बोला गया है? 10%। अब बोला गया है हर इंस्टॉलमेंट 15,000 की है संपत्ति के लिए, ब्याज शामिल नहीं है। अभी उधारी कितना है? 60,000। 60 का 10% कितना आएगा? 6,000। इस 15 में 6 जोड़ देंगे आप, तो हमारी किस्त हो जाएगी 21,000 की। उधारी कितना बचा? 45,000। 45 में से 10% बिल निकालेंगे इसका 4,500 हो जाएगा 19,500। अब उधारी कितना बचा है? 30,000। 10% 3,000 आएगा। इस प्रकार से निकाल लेंगे। तो डिपेंड करता, पहले आप ये चेक करिए किस्त की राशि जोड़िए, कैश प्राइस जोड़िए, देखिए कितना हो रहा है, और डाउन मनी घटाने के बाद कितना उधारी बचा हुआ है। अगर किस्त की राशि ज्यादा हो रही है इससे कैश प्राइस जो उधारी पार्ट उससे, तो मतलब ब्याज शामिल है। और अगर बराबर आ रहा तो ब्याज शामिल नहीं है, आपको अलग से ब्याज निकालना पड़ेगा, उसको निकाल करके जोड़ना पड़ेगा। आगे अपन बढ़ते हैं। अगर संपत्ति का रोकड़ मूल्य नहीं दिया तो कैसे निकालेंगे? सामान्य कंडीशन में कभी भी अगर संपत्ति का क्रय मूल्य दिया विद ब्याज, क्रय या विक्रय मूल्य जो बोलिए आप दिया हुआ है विद ब्याज, रोकड़ मूल्य नहीं दिया हुआ है, क्योंकि देखिए बिना रोकड़ मूल्य के आप ब्याज की गणना कर नहीं सकते, दिखा नहीं सकते आप, इसलिए हमको पहले रोकड़ मूल्य निकालना पड़ेगा। और रोकड़ मूल्य को कैसे निकालेंगे? ऑलवेज ट्राई टू कैलकुलेट रोकड़ मूल्य ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन इन योर क्वेश्चन। अगर प्रश्न में आपका ब्याज की दर आपको दिया हुआ है, अगर प्रश्न में आपके ब्याज की दर आपको दिया हुआ है, तो ब्याज की दर दिया हुआ है, आखिरी किस्त दी हुई, किस्त की राशि दी हुई है, उसके आधार पर आखिरी से होते हैं बैक साइड से कैश प्राइस निकालना। कैश प्राइस कई तरीके से निकालते हैं, बैक साइड से भी निकालते हैं, और अनुपातिक रीति भी होती है, अनुपातिक रीति भी होती है हमारा, और हमारा मल्टीपल में गुणनफल विधि भी होती है, एक आध विधि और भी इसमें है भी। गुणनफल विधि से भी निकल सकता है हमारा, ब्याज की दर भी हो, है ना। इसके बाद हमारा अनुपातिक रीति भी है, इनवर्स प्रोग्रेसिव विधि भी है ना। इसके बाद हमारा बैंक गणना विधि भी दिया हुआ है, ठीक है ना। ये सभी विधि वार्षिक विधि द्वारा दिया हुआ है। ये इन सभी विधियों के बेस पर क्या निकाल सकते हैं? कैश प्राइस। सामान्य कंडीशन में कैश प्राइस कैसे निकालते हैं? अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है यहाँ पर आखिरी किस्त में कितना पैसा दिया, मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूं, 4 किस्त है, किसी में 5,000, किसी में 6,000, किसी में 7,000, किसी में 8,000, ठीक है ना। तो जब कैश प्राइस नहीं मालूम हो, अब ब्याज की राशि ये मालूम है कि शामिल है किस्त में,
तो आखिरी किस्त में ब्याज दर कितनी परसेंट है? 10% है। आखिरी किस्त में कितना है? मान लीजिए 6,000 रुपए। इस 6,000 में ये आखिरी किस्त है, ये बैक गणना विधि बता रहा हूं मैं, ये आखिरी किस्त है। इस 6,000 में ब्याज भी शामिल है और किस्त की राशि भी शामिल है। तो इसको करेंगे अपन 100/110। ये क्यों करें? ये इसलिए करते हैं, ये आखिरी किस्त है, आखिरी किस्त पे ब्याज किस पे लगेगा? सिर्फ आखिरी किस्त पे ही लगेगा। उससे पहले वाली किस्त का पेमेंट हो चुकी होंगी, इस पे ब्याज तो आखिरी किस्त पे ही लगेगा, ठीक है ना। तो यह मान सकते हैं हमारा ब्याज कितना है? 10% दिया हुआ है। तो इसमें संपत्ति की राशि कितनी है? 100, ब्याज कितना है? 10, कुल मिलाकर कितना हो गया? 110। इसे 6,000 × 100/110 जो भी हमारा अमाउंट है, अपन अप्रॉक्स वैल्यू दे रहा हूँ, मान लीजिए 5400 आ रहा है एग्जांपल के लिए, है ना। मैं एक्यूरेट नहीं लिख रहा हूँ, मैं जूम कर रहा हूँ। तो मतलब हमारा 600 क्या निकल जाएगा? ये ब्याज निकल जाएगा आखिरी किस्त में। ये हमारा संपत्ति का कितना निकल गया? 54 निकल गया। पता लगा चौथी किस्त से पहले जो तीसरी किस्त थी वो 7,000 की थी। कितने की थी? 7,000 की थी। ये 5400 आगे इसमें क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। अब ये फिर हो जाएगा हमारा 100/110 कर दीजिए, या 10/110 कर दीजिए। 10/110 करेंगे तो डायरेक्ट ब्याज निकल जाएगा। ऐसा क्यों किया मैं? आपको मालूम है पहली किस्त में ब्याज किस पे लगता है? पूरे उधारी पर। दूसरे किस्त में पहला वाला माइनस हो गया, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे में लगेगा, तीसरे में, चौथे में लगेगा, चौथे में सिर्फ चौथे में लगेगा। तो अपन पीछे से चल रहे हैं, चौथे किस्त में सिर्फ चौथे में ब्याज गणना था, इसलिए गणना किए। अब तीसरे में आ गए तो ब्याज की गणना तीसरे में भी होगी और चौथे में भी होगी, ठीक है ना। इसी वजह से दूसरे में जाएंगे ना तो दूसरे में भी होगी, तीसरे में भी होगी और चौथे में भी होगी। तो ये अपन इसको बोलते हैं बैक गणना विधि, ठीक है ना। अब इसके बाद बता दूं आपको मैं कि अगर गणना अर्धवार्षिक है या त्रैमासिक है, तो गणना अर्धवार्षिक बोलेंगे तो अर्धवार्षिक करेंगे, त्रैमासिक बोलेंगे त्रैमासिक करेंगे। लेकिन ह्रास की राशि अगर समान रूप से वर्ष में एक बार ही लगाएंगे, अगर नहीं बोला गया तो। और लाभरी खाते में ब्याज जितने बार लगाए हो, 2 बार लगाए हो चाहे 4 बार लगाए हो, ब्याज को हर बार गणना जरूर करेंगे, लेकिन लाभरी खाते में वर्ष के आखिरी में ही लेके जाएंगे, ठीक है। ये पूरा फॉर्मेट इसका है। इसके बाद जैसे मान लीजिए अगर इसी चीज को मैं आगे बढ़ाऊंगा और ये मान लीजिए यहाँ पर आता है हमारा, ये निकल जाता है 1,200, ठीक है ना। ये ब्याज मान निकल गया 1,400, मान लीजिए 1,400 ब्याज निकल गया हमारा। तो 7,000 में 1,400 ब्याज निकला तो हमारा 5600 का निकल जाएगा संपत्ति का। पता लगा दूसरी किस्त जो थी ना वो थी हमारी कितने की? 10,000 की थी। 10,000 प्लस 5600 प्लस 5400 इंटू 10/110। ये इस प्रकार से बढ़ते जाएगा आखिरी में। क्यों? अपन पीछे से चल रहे हैं, रोकड़ मूल्य निकाल रहे हैं, रोकड़ मूल्य निकाल रहे हैं, हमको रोकड़ मूल्य नहीं मालूम है, हमको सिर्फ किस्त की राशि मालूम है ब्याज के साथ। अपन आखिरी किस्त में ब्याज किसको देंगे? आखिरी किस्त पे ही देंगे, पहले उसको गणना करें। तीसरी किस्त ब्याज तीसरी में भी देंगे, चौथी में भी देंगे, दूसरी में भी देंगे, दूसरे में भी देंगे, तीसरे में भी देंगे और चौथे में देंगे। जब पहली किस्त में आएंगे तो दूसरे में भी लगेगा ब्याज, तीसरे में भी लगेगा, चौथे में भी लगेगा, ठीक। इस प्रकार से इसकी गणना की जाएगी, ठीक। नेक्स्ट वीडियो पर पढ़ेंगे आगे कुछ इसके प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। थैंक यू।